जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीवाई की सीरीज के दूसरे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस पीवाई को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हॉट टॉपिक का एक फाउंडेशन बनता है आगे के लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का सिलेक्टेड पीवाई की, जहाँ हम न सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि उनके कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड और सिलेबस को लिंक करके भी देखेंगे, जैसे यूपीएससी को चाहिए होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, मेडिवल हिस्ट्री पीवाई की एनालिसिस। दोस्तों आज हम पिछले 10 साल का जो भी मध्यकालीन इतिहास में आए हुए सवाल हैं यूपीएससी में, हमने वो जो उसको आज कवर किया है और इसमें जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ उसी को कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं पिछले 10 साल में जो पीवाई का ट्रेंड रहा है वो किस तरह का रहा है। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में कुछ ये प्रमुख टॉपिक है, जैसे कि प्रारंभिक मध्यकालीन साम्राज्य, दूसरा है दिल्ली सल्तनत और तीसरा है क्षेत्रीय साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति सूफी संत, मुगल और कुछ शब्दवालियाँ और विविध। हम इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर एक नज़र डालते हैं, इसके कालक्रम पर। तो इसमें दो कालक्रम ने इसमें बांटा गया। पहला आरंभिक मध्यकालीन और क्षेत्रीय राज। इसका जो समय है 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक रहा है और इसमें प्रमुख रूप से गुर्जर प्रतिहार, राजपूत, होयसल, काकतीय, पाल, चोल आदि जो है इनका जो है राजवंश का प्रमुख शासन रहा है। दूसरे हम बात करें उत्तर मध्यकालीन भारत, तो इसका जो समय काल रहा है वो 1200 से लेकर के 1826 ईस्वी तक रहा है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय काल रहा है, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत, बहमनी, विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, जो कि 1526 से 1857 तक, ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ था मध्यकालीन भारत का, जिसके समय में बहुत ही बड़े-बड़े परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। तो चलिए हम सवालों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है 2017 में आया था और ये जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्टिंग के जो प्रारंभिक मध्यकालीन राजवंश है उससे अभी तक पिछले 10 साल में यूपीएससी ने 4 सवाल पूछे हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से हैं। 2017 का सवाल है, आप लोग भी पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? यानी कि काकतीय राज्य में वो अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। पहला ऑप्शन में है काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम या नेल्लूरू। इसमें से आपका आंसर ढूंढना है कौन होगा। दोस्तों जो काकतीय राज्य था ये मोटुपल्ली, जो कि इनका जो है राजधानी क्षेत्र हुआ करता था, और मोटुपल्ली एक जो है वो इनका मुख्य पतन भी हुआ करता था। जो काकतीय शासक के टाइम पर एक विदेशी जो कि वेनिस यात्री था मार्को पोलो, उन्होंने इसका दौरा किया था, इस पतन का दौरा किया था और बहुत ही इसका बड़ाई भी किया था, क्योंकि यहाँ जो मोटुपल्ली की जो सबसे प्रमुख जो उस समय की जो सबसे प्रमुख वस्तु हुआ करता था मलमल और बुकरम, जिसकी प्रशंसा इन्होंने अपने बुक में भी किया है। और इसके लिए इन्होंने जैसे कि मोटुपल्ली जो कि एक क्षेत्र है जहाँ पर काकतीय शासक ने इसको बहुत ही इस केंद्र को छूट बिजनेस व्यापार के लिए छूट के रूप में दिया था, बढ़ावा दिया था। यानी कि जो विदेशी व्यापार है वो आकर के यहाँ पर बिजनेस कर सकता है, खरीद बिक्री कर सकता है। इसको एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में काफ़ी महत्व इसको दिया गया था और उस समय का ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि विदेशियों के लिए ये एक जगह फेवरेट हो चुका था। तो इस तरह से कहें तो जो मोटुपल्ली है वो काकतीय शासकों का क्या था, मुख्य पतन था। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोटुपल्ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 2020 में आया था, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पोलो सत्ता की स्थापना, परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना और गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं को प्राचीन काल के आरंभ के सही कालानुक्रम समझाइए। यानी कि सही ऑर्डर में इसको आपको बताना है कि इसका सही ऑर्डर क्या था। यानी जितने सारे आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से सबसे पहले कौन आया था, जिसका कालक्रम सबसे पहले कौन था। अगर आप देखें तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप एलिमिनेशन के तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो महेंद्र वर्मन है, जो कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं, जिन्होंने पोलो वंश की स्थापना किया था,
ये हर्ष के समकालीन थे, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ही जो कालक्रम होगा, ये बिल्कुल ही उस वक़्त का होगा जिस समय हर्ष का समय चलता था। तो इस तरह से आप देखें तो ये तो बिल्कुल ही ये आपके जो है ये पहले आएँगे, क्योंकि इनका जो समय काल था वो क्या था? पौलो सब जो एक समय बहुत शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था और ये दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन करता था, ठीक है? तो और इसका जो समय काल था वो था 600 से 630 ईस्वी का। इसका समय ऐलान किया था 600 से 630 ईस्वी का और इस समय इसकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, ठीक है? और इसके एक सबसे ही महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे, वो थे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय और उसके बाद फिर महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है? और महेंद्र वर्मन प्रथम के समय जो है, ये जो पल्लव वंश है, ये अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शासन व्यवस्था था दक्षिण भारतीय के एक बहुत बड़े हिस्से पर, ठीक है? एक शक्तिशाली था। दूसरी बात करें, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों, तो आपको इससे आइडिया हो गया कि इसका जो समय लाइन है, वो 600 है। राजा प्रतिहार की अगर बात करें तो जो प्रतिहार वंश है, इसका जो समय लाइन था, वो आपका था 836 से 885, ठीक है? ये समय था इसका और पता है कि जो राजा भोज जो कि भोज के अधीन जो राजा भोज कौन थे? ये प्रतिहार वंश के सबसे एक महान शासक हुआ करते थे मिहिर भोज, है ना? तो मिहिर भोज हुआ करते थे और जो प्रतिहार वंश जो कि जिसका राजधानी कन्नौज हुआ करता था। तो एक समय वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, प्रतिहार वंश, ठीक है? जो जिसके संस्थापक आप नागभट्ट प्रथम, है ना? जिन्होंने मालवा के क्षेत्र में किया था इसको। तो इस तरह से इसका समय लाइन देखें तो 1836 से 836 से 885 ईस्वी का रहा। दूसरा हम देखें परांतक की बात करें, तो ये चोल द्वारा जो कि शतक में स्थापना किया गया था। दोस्तों आपको पता है कि जो चोल है, ये चोलों का जो समय था, वो आपको 900 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो इसका जो समय हो जाएगा वो 900 आप 910 के एग्ज़ैक्ट आप लेके चल सकते हो, ठीक है? क्योंकि 9वीं शताब्दी में जो है वो चोलों का प्रभुत्व जो है वो काफ़ी तेज़ी रूप से स्टार्टिंग मतलब काफ़ी तेज़ गति से स्थापित हो चुका था दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है? जिसने सबसे पहले राजधानी तंजौर को बनाया था, ठीक है? नेक्स्ट गोपाल द्वारा पाल राजवंश। तो पाल जो है ये उत्तर प्राचीन काल जो कि 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी में एक बहुत ही शाही शक्ति हुआ करती थी, जो कि बंगाल इसका मुख्य क्षेत्र कौन था? बंगाल था। और इसके जो स्थापना का जो समय है वो 750 ईस्वी से ही चलते आ रहा था, ठीक है? इसके कई प्रमुख शासन हुए। तो इस तरह से देखा जाए कालानुक्रम के हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन का आएगा। तो इसका मतलब कि जो जिस ऑप्शन में 2 नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर दो, यानी कि ए एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए और सी है। ए और सी की अगर बात करें तो आपका सबसे पहले आएगा 2 यानी कि 2 उसके बाद आपका आएगा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना यानी कि 750 यानी कि 4। तो 2-4 जहाँ पर होगा वो आपका 2-1 नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया कि राजा भोज जो प्रतिहार का उदय हुआ था, अधीन हुआ था, तो ये प्रतिहार राजवंश जो 836 से 885 ईस्वी का इसका समय रहा था। तो इस तरह से ये नहीं होगा, ए भी गलत हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल है 2022 का सवाल है, ठीक है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना सकते हैं और आप बना भी दिए होंगे। एक तरफ है राजा और एक तरफ है राजवंश। नानुक राजवंश चंदेल, जयशक्ति राजवंश परमार, नागभट्ट द्वितीय और गुजर प्रतिहार, भोज और राष्ट्रकूट। इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्म से कितने सही हैं। दोस्तों जो गुजर प्रतिहार राजवंश की जो स्थापना है वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है? तो नागभट्ट द्वितीय तो उसी से रिलेटेड होंगे गुजर प्रतिहार से, तो ये तो आपका सही हो गया। भोज की बात करें, भोज, है ना? तो जो भोज है वो आपका एक मिहिर भोज मैंने बताया था कि जो मिहिर भोज थे वो आपके प्रतिहार कि जब राजवंश हुआ करता था उस समय मिहिर भोज नाम का एक जो है शासक हुआ करता था, ठीक है ना? और उस समय कहीं उनके समकालीन महेंद्रपाल भी जो है अपने वो क्या बोलते हैं प्रतिहार वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो भोज जो है राष्ट्रकूट से तो जुड़े हुए हैं ही नहीं। इनका तो भोज का जो था वो क्या था? गुजरपतिया। तो इससे आप देखें तो 4 ऑप्शन जो आपका ये गलत हो जाता है। जय शक्ति की बात करें तो जो जय शक्ति था, है ना? जय शक्ति की अगर हम बात करें तो ये आपका वाकपत्ति का एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा पुत्र था और एक बहुत बड़ा ही मतलब बुद्धिमान बेटा था, एक तरह से कह सकते हैं। और इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने में बहुत ही सफल रहा था, ठीक है?
इसलिए इसको जाख भी कहा जाता था। और ये चंदेल द्वारा जो शासित जो क्षेत्र था, उसको ये यहाँ पर इसने काफ़ी तेज़ी से इसको मतलब आगे तक इसको ले गया था। तो कह सकते हैं कि जो जयशक्ति है, वो परमार से नहीं बल्कि चंदेल से चंदेल वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये शासन करता था। ठीक है? तो इस तरह से ये भी गलत हो गया। नानुक की बात करें, तो नानुक जो है, ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। तो इससे ज़्यादा कुछ आगे जाना ही नहीं है। नानुक जो हो गए, चंदेल वंश के संस्थापक हो गए। तो इस तरह से ये भी सही हो गया। तो अगर इसमें देखें कि कितने युग्म सही हैं, तो आपका पहला और तीसरा यानी कि केवल 2 युग्म सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 2023 में आया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना सकते हैं। चलिए बनाइए। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य जो है आदि 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? ये सारे के सारे जो है क्षेत्रीय राज्य है। ठीक है? होयसल हो गया आपका, गढ़वाल हो गया, काकतीय हो गया, है ना? यादव राजवंश हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए? क्षेत्रीय हो गए। ये पूछ रहा है कि 8वीं शताब्दी के आसपास जो है ये कौन-कौन से जो है राजवंश जो वो स्थापित हुए थे। आपको पता है कि जो होयसल है, इसका जो समय लाइन है वो 1026 से लेकर के 1343 ईस्वी तक का है ना? दूसरा हम बात करें गढ़वाल की, तो ये जो गढ़वाल है, इसका जो समय है ये भी 11वीं, क्योंकि क्षेत्रीय है, तो इस समय बहुत सारे राजवंश जो है छोटे-छोटे क्षेत्रीय राजवंश के जो है उदय हुआ था। तो ये भी 11वीं से 12वीं तक इसका समय लाइन रहा। काकतीय की बात करें, तो काकतीय राजवंश भी जो है कि आपको पता है ये आपने देखा होगा कि 12वीं से 14वीं शताब्दी में ये ढक्कन वाले क्षेत्र में ज़्यादा वो ढक्कन की तरफ ही इसने शासन किया था। तो इसका भी समय लाइन देखें तो 12वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक की है। यादव राजवंश की अगर बात करें, है ना? यादव राजवंश की अगर हम बात करें, तो इसमें जो कि एक सेवना या कह सकते हैं कि सेवना, जिसको यादव राजवंश बोलता है, तो इनका जो समय लाइन था, वो था आपका 850 से लेकर के 1334 ईस्वी। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इस पर कह सकते हैं कि ये 10 यानी कि 1100 तक आते-आते इन्होंने 1100 ईस्वी तक आते-आते इनका जो राज है चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है? और काफ़ी तेज़ी से ये विस्तृत मतलब फैल रहे थे। ये अपना शासन जो है अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित कर रहे थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सारे इनके क्षेत्र शामिल थे। ठीक है? इनकी राजधानी जो थी वो देवगिरी थी। तो इसलिए देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ मुझे तो कोई मिला ही नहीं, जो कि 8वीं शताब्दी इसमें स्थापित किया गया हो। सारे के सारे जो है उससे आगे के हैं। तो इसमें ऑप्शन किसी ने नहीं, यानी कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कोई है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है दिल्ली सल्तनत, जिसमें अभी पिछले 10 साल में देखा जाए तो यूपीएससी में टोटल प्रश्नों की संख्या 3 आया हुआ है दिल्ली सल्तनत से। इसका भी एक महत्व है। एक समय जो है दिल्ली सल्तनत का जो है यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था। फिर धीरे-धीरे जो है मेडिवल को कम करते गया और अब जो है इसकी संख्या टोटल पिछले 10 साल में देखें तो 3 है। ठीक है? चलिए सवाल को देखते हैं। 2019 में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली की प्रभारी को आमिल कहा जाता था और दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली की एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो है इसके राजस्व प्रशासन में यानी राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख पढ़े होंगे, अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा कि हाँ एक जो व्यवस्था थी वो राजस्व प्रशासन करने की, तो उसका एक प्रतीक नाम दिया गया था जो जिसे हम बोलते थे आमिल। तो इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि जब 13वीं शताब्दी के शुरुआत में जब तुर्की ने छोटे-छोटे जो है राजाओं या क्षेत्रों को जीतने शुरू किया था, तो ये अपना एक नियम बनाना शुरू किया था, क्योंकि ये तो आए थे बाहर से। तो ये क्या किए, छोटे-छोटे जब राज्यों को जीतना शुरू कर दिए, लूट-माट करना शुरू किए, तो इन्होंने सोचा कि अधिक समय तक अगर राज्य करना है इन क्षेत्रों पर, तो इन्होंने एक नियम कानून बनाना शुरू किया, जिसमें एक राजस्व की प्राप्ति, राजस्व की वसूली भी उसमें शुरू किया था। और इसके लिए इसने न जाने कई प्रकार की जो है जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, नए-नए जो है सिस्टम वगैरह लागू किए और जिसमें से एक था इक्ता। ठीक है? इक्ता का भी शुरुआत ऐसे ही हुआ था और जो इक्ता का प्रभारी होता था उसको इक्तादार बोलते थे, यानी कि प्रांत का प्रमुख, वो इसका अधिकारी होता था। और ये इक्ता जो है एक अरबी भाषा है, ठीक है? है ना? जो कि
कह सकते हैं कि अगर आप राज्य यानी कि जो क्षेत्र है, अगर आप उसमें उत्कृष्ट सेवा अगर करते हैं, आप बेहतर चीज़ करते हैं, तो पुरस्कार के रूप में उसे क्या देंगे? इक्ता दिया जाता था, ठीक है? तो ये प्रथा जो है, ये धन की व्यवस्था करने और असैनिक और सैनिक अधिकारी को वेतन देने के लिए प्रचलित थी, ठीक है? तो इस तरह से कहा जाए, तो कथन तो है कि दिल्ली सुल्तानों की एकता प्रणाली का एक प्रसिद्ध संस्था था, देशी संस्था था, तो बिल्कुल नहीं। यह एक प्राचीन देशी संस्था नहीं था, ठीक है? ये आपको अ, कह सकते हैं कि ये हमारा अरब से आया हुआ था। ये हमारा कोई देशी संस्था नहीं था। ये अरब के जो अरबी आया था, उसने ये यहाँ पर ये व्यवस्था अपनाई थी। क्योंकि उसने शुरुआत में जो इस्लामिक राज्य की स्थापना हुआ था, तो उन्होंने ये चीज़ लाया था, ठीक है? और जो बेस्ट काम करता था, जो सबसे अच्छा काम करता था, जो उसके बदले जो पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे, उसको इक्ते दिए जाते थे, ठीक है? तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मीर बख्शी का पद है दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया। आपको पता है कि अकबर के प्रशासन में जो सैन्य विभाग का जो नेतृत्व है, वो मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। जो सैन्य प्रशासन से सभी संबंधित मामले में वो देखभाल करता था और उसे अमीरों का मुखिया भी माना जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये समय तो अकबर के समय में हुआ था। मीर बख्शी जो है, ये तो अकबर के प्रशासन के समय में ये क्या था, ये सैन्य विभाग का नेतृत्व करता था। खिलजी कहाँ से आ गए? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं, बल्कि अकबर के शासनकाल में ये सैन्य विभाग का जो है वो नेतृत्व करता था और सैन्य प्रशासन से जुड़े हुए सभी मामले को ये देखता था। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो कथन फर्स्ट है वो सही से है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन देखें तो केवल एक सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 2021 का सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज़म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में अंदर से घुस करके पूछा है। जिसने मेडिवल हिस्ट्री को फैक्ट से हट करके अलग एक कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल ही इसका आंसर दे सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार भी की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल तट पर पहुंचा था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न को हम, और उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्न बना भी दिए होंगे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ख्वारिज़म युवराज। ख्वारिज़म युवराज का शासक जो है, वो एक जलालुद्दीन का पीछा करते हुए चंगेज़ खान कर रहा था, तो वो शरण की तलाश में भाग करके दिल्ली सल्तनत में आया था, ठीक है? और उस समय जो दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश, है ना? वो जलालुद्दीन के शरण देने के अनुरोध पर मतलब कि मना कर दिए। उन्होंने बोला कि हमें शरण नहीं देना है। जलालुद्दीन है, उसका पीछा चंगेज़ खान कर रहे थे और उसने शरण की तलाश में वो कहाँ दिल्ली भाग करके आया। जब वो दिल्ली भाग करके आया, तो इल्तुतमिश ने इसको शरण देने से मना कर दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल क्या है, ऑप्शन आपका सही है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान इराक की खोल के सिंधु घाटी नदी तक पहुंचा था। बिल्कुल पहुंचा था। शरण हमने भले नहीं दिया था, लेकिन पहुंचा तो था। ऑप्शन दूसरा, कथन दूसरा की हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था आपका 1324 से 1351 तक था और इसका जो मृत्यु है वो 1351 में हुई थी और तैमूर ने 1370 में अपना विजय जो है वो शुरू किया था, ठीक है? और फिर उसने फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1388 का शासन चला, उस दौरान सिंधु नदी को पार किया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तो बिल्कुल नहीं, यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ही नहीं। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1324 से 1351 था और उसकी मृत्यु 1351 में हो ही गई था, है कि नहीं? और तैमूर जो है कि वो 1370 में अपना विजय प्रारंभ किया, तो कहाँ से शुरू होगा? मोहम्मद बिन तुगलक तो पहले ही चल बसा था और इसने उसके जाने के बाद इसने जो है 1370 में शुरू किया, तो फिर समय तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब तो ये गलत हो गया, ठीक है? ये बाद में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नहीं होता। अगर हम बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था, उसके समय में इसने सिंधु नदी पार किया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो कथन 2 है, वो गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक बेचारे 1351 में चल बसा और तैमूर जो है 1370 में यहाँ पर अपना जो है आक्रमण किया था, ठीक है? तो इस हिसाब से ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखें, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल तट पर पहुंचा था।
आपको पता है कि जो देवराय द्वितीय की मृत्यु जो है वो 1446 में हुआ था और वास्को डी गामा जो है वो भारत में 1498 में आया था। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देवराय द्वितीय का जो मृत्यु हुआ था वो 1446 में हुआ था और जबकि वास्को डी गामा जो केरल के तट पर आया था वो 1498 में आया था। तो ये कालक्रम तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, कैसे आ गया? उनके काल में नहीं आया था, उनके मरने के बाद आया था। तो इस तरह से देखा जाए तो यह भी कथन गलत है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हुआ सिर्फ? तो सिर्फ केवल एक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है 2022 में आया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ और दूसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर को घेरा डाल दिया। तीसरा है कथन कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको इसका आंसर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बना दिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। चंगेज खां जो कि 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में वो सिंधु नदी तक पहुंचा था। किसको पीछा करते हुए? जलालुद्दीन को पीछा करते हुए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था, तो जलालुद्दीन खिलजी कहाँ से आ गया? अगर मंगोलों का आक्रमण की बात करें यानी कि सिंधु नदी तक अगर पहुंचा था ये बंदा चंगेज खां, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में पहुंचा था। तो कथन आपका जो फर्स्ट है वो तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखें, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था और उस शहर को घेर डाल दिया। जी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो कितना से कितना था? चलिए हम आपको लिख करके बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी था, इसका जो शासनकाल का समय था वो 1303 ईस्वी से शुरू होता था। ठीक है, और उसके 1303 में शुरू हुआ, इसके बाद से ही जो है वो आपका मंगोल जो है वो आक्रमण शुरू कर दिए थे भारत पर। ठीक है, मंगोलों का जो आक्रमण है वो शुरू हो चुका था इस समय भारत में, जिसका नेतृत्व जो है मंगोल सेना का एक था तरगी, जहां पर कम से कम लाखों घुड़सवार थे, वो काफी तेजी से बढ़ रहे थे और वो दिल्ली की तरफ पहुंच रहे थे, लेकिन उनको यहाँ तक पहुंचने में समय ही नहीं मिला। और अलाउद्दीन का जो सेना है वो दक्षिण भारत की तरफ एक अभियान के लिए जा चुका था, है कि नहीं? इसलिए देखा जाए तो जब मंगोल जबकि जिन्होंने अटैक करते हुए शुरू किया भारत पर, यानी कि आपका जो सिंधु नदी है उस तक पहुंचने की कोशिश किया, इस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि इसका एक सेना जो है वो चित्तौड़ से युद्ध करके लौटा था तो थक चुका था। दूसरा इसका एक सेना का हिस्सा जो है वो दक्षिण भारत के अभियान में जा चुका था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी जो सेना है उसकी संख्या कम थी और कमज़ोर भी हो गई थी, क्योंकि जो सेना ऑलरेडी लड़के आए हुए थे वो थक चुके थे। तो ये जो अलाउद्दीन है वो मंगोलों से लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। इस तरह से देखा जाए तो ये मंगोल ने जो है दिल्ली के जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जहाँ पर अपने आप को रक्षात्मक तरीके से स्थिति में बना लिया था, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था कि मंगोलों से बचाएं, लेकिन मंगोल ने दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में जो इलाकों में लूटपाट शुरू कर दिया और यहीं तक नहीं रुका, उसने 2 महीने तक पूरे किले को घेराबंदी करके रखा, लेकिन वो फिर इसमें सफल रहा और वो फिर वापस यहाँ से दिल्ली से लौट के चला गया। तो इस तरह से कहें कि 2 महीने के लिए जो है मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण तो किया और उसको घेराबंदी भी किया। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन 2 आपका सही होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण ने दिल्ली को 2 महीने तक घेर के रखा था, वहाँ लूटपाट भी किया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि अलाउद्दीन जो है वो कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उस समय उसने 1303 में जो है वो एक अभियान करके आया था चित्तौड़ से और उसके बाद कुछ सेना जो है वो चले गए थे आपके दक्षिण भारत के कुछ अभियान में, तो उनके पास तो था ही नहीं। तो मंगोलों के सेना के सामने तो कुछ भी नहीं था, एक तो थका हुआ सेना और वो भी संख्या कम। तो यहाँ के राजा क्या करेंगे? चुपके से अपने जाकर किले में बैठ गए, खुद को प्रोटेक्शन ले लिए कि हमें बचा लो भाई। ठीक है, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गए थे।
बिल्कुल सही नहीं है। अगला सबसे बड़ा मंगोल आक्रमण तब हुआ था जब खिलजी वंश का जगह तुगलक वंश के सत्ता में था और 1327 में मंगोलों ने, है ना, तर्मासिरीन के नेतृत्व में आक्रमण किया और मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की नीति के बारे में इतिहासकारों ने अलग-अलग तो भले बताया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उसको पराजित किया और उसको खुद खदेड़ करके उसको पूरा पीछा किया। लेकिन फिर भी और उसके बदले में मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ मंगोलों को कुछ पैसे दिए कि ठीक है भाई, तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो कथन ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य को कुछ उत्तरी पश्चिम भाग अस्थायी रूप से हार गया था, हारा नहीं था। ठीक है, मंगोलों को उन्होंने पराजित किया था और खदेड़ा भी था खुद। खदेड़ने के बाद कुछ पैसा देकर के बोला कि तुम वापस चले जाओ। ठीक है, तो क्षेत्र हारा है कहाँ? क्षेत्र हारता तब जब वो खुद हारता। तो इस तरह से कथन जो तीसरा है वो आपका गलत हो गया, यानी कि इसमें से आंसर आपका जो होगा वो होगा केवल, यानी जो 2 ऑप्शन है, यानी केवल 2 सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय साम्राज्य और इसमें से प्रश्नों की संख्या 2। इसका भी महत्व है, यूपीएससी एग्जाम के पर्पज से देखें तो पिछले 10 साल में 2 प्रश्न यहाँ से भी आए हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। और तीसरा, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इससे पहले कि ऑप्शन नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। आरकोट की निजामत मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा स्थापित की गई थी और इस पर हैदराबाद के निजाम का जो है वो विधिक अधिकार था। इसका उदय हैदराबाद राज्य से नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से कथन क्या हो गया, गलत। दूसरा हम देखें, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। बिल्कुल, मैसूर विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा सामंती राज्य था और 1565 में विजयनगर के पतन के बाद जो है वाडियार वंश के शासक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और फिर यहाँ वो सिंहासन पर बैठ गया और 1610 में राजधानी मैसूर से कहाँ, श्रीरंगपट्टनम कर दिया। तो इसलिए देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का नया एक राज्य के रूप में उदय हुआ, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य का जो है पतन के परिणाम स्वरूप कई राज्य जो है वो उसका उदय हुआ था, चाहे वो बंगाल हो, चाहे रुहेलखंड हो, कई क्षेत्र जो हैं, और इसके कारण से जो है अफगान है वो काफ़ी तेज़ी से भारत पर आक्रमण भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सवाल की बात करें, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। रुहेलखंड राज्य, अहमद शाह दुरानी, ये सब वर्ड जो है ना कीवर्ड है। आपको पता है कि जो अहमद शाह दुरानी जो है ये अफगानिस्तान राज्य का संस्थापक था। ठीक है, और जो अली मोहम्मद खान ने, है ना, वो उत्तर भारत में नादिर शाह के आक्रमण के बाद सत्ता के पतन के लाभ उठाते हुए एक छोटे राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम था रुहेलखंड। यानी रुहेलखंड की स्थापना जो है वो अली मोहम्मद खान ने किया था। ठीक है, तो ये अहमद दुरानी का कहाँ से आ गया? ये तो कथन सही नहीं है कि नहीं? अहमद शाह दुरानी का तो राज्य जो था वो आपका, अगर देखा जाए तो अमू दरिया से लेकर के हिंद महासागर तक और खुरासन से लेकर कश्मीर, पंजाब, सिंध तक था। तो इस तरह से देखा जाए तो रुहेलखंड जो है, रुहेलखंड, इसका जो संस्थापक है वो अली मोहम्मद खान थे। और वो क्यों? क्योंकि नादिर शाह के आक्रमण के बाद वो जो है वो भाग करके यहाँ आया था और उसमें फिर इसने स्थापना किया था। ये सारा जो हलचल आप देख रहे हैं, इसका कारण था मुगल साम्राज्य का विघटन। जब पतन हुआ था तो अफ़गानों का, मैंने बोला कि उसका प्रवासन बहुत तेज़ी से शुरू हो गया था भारत में, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो उसने सोचा कि चलो जो आस-पास का क्षेत्र, जो समृद्ध इलाका है उसको अटैक करते हैं, उस पर कब्ज़ा करते हैं और बड़े पैमाने पर भारत में उसने मतलब कि कब्ज़ा शुरू किया, अटैक शुरू किया 18वीं सदी के मध्य। ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अहमद शाह दुरानी क्या था, वो तो अफ़गानिस्तान का संस्थापक था, ना कि रुहेलखंड की स्थापना किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ एक ही है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, यानी कि केवल बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, 2023 में आया हुआ था। मध्यकालीन गुजरात
कि इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? पुर्तगाली, क्योंकि पता है कि आपको पुर्तगाली जो थे, वो 1535 में, है ना? भारत आए थे और इन्होंने ये जो नेतृत्व है, ये पुर्तगाली गवर्नर नुनो डी कुन्हा, है ना? इनके अधिकार में ये शुरू किया गया था, ठीक है? और इन्होंने जो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के शासनकाल जो कि मुगल आक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप आओ, और उनके समय में ये आया था। ठीक है? मोहम्मद शाह, सुल्तान बहादुर शाह, ठीक है? एक तरफ देखा जाए तो मुगल बादशाह हुमायूँ और दूसरे तरफ देखा जाए तो पुर्तगालियों द्वारा दीव पर दबाव के कारण जो है विवश होकर के बहादुर शाह ने 25 अक्टूबर को, है ना, नीनो डी जो कुन्हा जो था, यानी कि 1535 में नीनो डी कुन्हा के साथ एक संधि कर दिया, और संधि के अनुसार जो है पुर्तगाली भूमि और समुद्र की ओर से जो भी हमला होगा, वो बहादुर शाह की जो स्थिति को उसके साथ राजी हो गए। यानी कि अगर बहादुर शाह अगर हमला करता है, ठीक है, तो उसको पुर्तगाली जो है वो अपना आक्रमण मान करके उसको अटैक करेगा और हुमायूँ को रक्षा करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इनके हाथ से ये निकल गया, ठीक है, और पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया। किसने सुपुर्द कर दिया? तो बहादुर शाह, क्योंकि उस समय गुजरात के सुल्तान कौन थे? बहादुर शाह थे, और ये मुगलों के आक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो यार, मुगलों से बचना है तो एक काम करते हैं, अपना जो राज्यपाट है वो हम पुर्तगालियों को दे देते हैं, क्योंकि उनकी पुर्तगालियों से एक मैत्रीता संबंधी हो गया था, ठीक है। इस तरह से 1546 में पुर्तगालियों ने दीव को अपने अधिकार में ले लिया, और यहाँ 1546 में पुर्तगालियों ने जो दमन दीव है उसको उन्होंने अपने अधिकार में लिया, और 1961 में, यानी कि आज़ादी के आप कुछ वर्षों बाद, 1 दशक बाद यहाँ तक शासन किया। सोच लो। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा कि किस शासक ने? तो वो था बहादुर शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2015 में आया था विजयनगर राजवंश, और विजयनगर राजवंश की अगर बात करें तो पिछले 10 साल में प्रश्नों की संख्या 5 है। एक चीज़ आपको ट्रेंड एनालिसिस के अगर माध्यम से आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में इतना बात ज़रूर आया होगा कि जो प्रश्नों की संख्या लगातार जो है, वो जो दक्षिण भारतीय के राजवंश थे, उनसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इन दिनों देखा जाए तो सवाल कुछ इस तरह से ही आ रहे हैं, ठीक है? चलिए सवाल को देखते हैं। 2015 में आया था, सवाल को पढ़ते हैं इस तरह से, उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ के इसको बना भी दिया होगा। सवाल है, इनमें से किसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की? किसके? कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की, और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि पर उस देवता की ही है, ठीक है? आपको पता है कि जो विजयनगर है ना, तो विजय शहर एक शहर के रूप में साम्राज्य था, ये दोनों के लिए मतलब कि यूज किया जाता था, और इसकी जो स्थापना ये 14वीं शताब्दी में हुआ था। और फिर जब ये अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के आपको दक्षिण तक फैला हुआ था। और आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, वो हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो हुआ, यानी कि खुद को ये मानता था कि हम भगवान यानी कि देवताओं से भेजे हुए, देवताओं के द्वारा भेजे हुए इंसान हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप देखें, तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हरिहर प्रथम, ठीक है? तो इन्होंने ही जो है एक नए नगर की स्थापना की थी, है ना? जो कि नगर था विजयनगर, विजय का शहर, ठीक है? और ये जो शहर की स्थापना जब कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 2016 में आया हुआ है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर की नियत होती थी, और दूसरा है, कारखानों की निजी स्वामी का एक औद्योगिक कर देते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विजयनगर के शासक जो है, उन्होंने एक दमनकारी कराधान नीति का पालन किया था, ठीक है? और वो चाहते थे कि हम एक जो है समृद्ध साम्राज्य की स्थापना करें, किस सिद्धांतों पर? कराधान के सिद्धांतों के माध्यम से, है ना? तो उन्होंने भूमि के जो है उस पर
कर वसूलने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो, है ना? एक मतलब क्या बोलते हैं, उद्देश्य जो है वो 8 देखा जाए तो टोटल 8 प्रकार के जो उन्होंने वर्गीकृत किया था। कह सकते हैं कि उन्होंने भूमि की प्रकृति के आधार पर, जैसे कि भूमि का जो नेचर है, विभिन्न प्रकार के कर एकत्रित किए और कर का उद्देश्य से गाँव को 8 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। और ये था क्या? अगर आप देखें गाँव की अगर बात करें, तो वो गाँव था जैसे कि ब्रह्मादेव ग्राम, देवदान ग्राम, मठपुर ग्राम, ये सब चीज़ याद रख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है? और इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से ही विजयनगर के काल में चलते आ रहा था, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो यानी कि, और दूसरा है ऑप्शन कि कारखानों के निजी स्वामी एक अधोगि कर देते थे। कारखानों के निजी स्वामी एक अधोगि कर देते थे। बिल्कुल, ये भी सही है, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो कौन-सा सही होगा इसमें? तो आपका हो गया पहला और दूसरा, ठीक है? जैसे हो क्या रहा था कि भूमि अधिकार का जो मतलब कि जो आय प्राप्त की जाती थी या फिर जो भी सिंचाई इसमें निवेश होता था, तो इससे क्या होता था कि जो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक के कुछ क्षेत्र जो था, उसको कोडगो कहा जाता था, ठीक है ना? और आय का एक हिस्सा जो है, वो व्यक्तिगत या हस्तांतरित होता था और उत्पादन से प्राप्त आय हिस्सा जो है, कुछ गाँव के किसानों को जो है वो वहाँ पर उसको विकास कार्य में दिए जाते थे। तो कई तरह की इस तरह के जो है यहाँ पर चीज़ें देखने को आपको मिलता है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है? तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल मिल चुका होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निपुण थी? पहला है कुश्ती। ये क्वेश्चन जो है, सवाल जो है, ये आपका पहले भी आ चुका है यूपीएससी 2021 में। ये 2021 है ना? तो दूसरा है ज्योतिषा शास्त्र, लेखाकरण और चौथा है भविष्यवाणी, ठीक है? देखा जाए, चलिए निजे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है? दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाएं किन क्षेत्र में निपुण थी? निपुण का मतलब कि वो काफ़ी तेज़-तर्रार थी, उनको कौशल प्राप्त था। और ये सारा चीज़ अगर हम बात करें तो पुर्तगाली यात्री फर्नाओ, है ना? जो कि विजयनगर के शासक जो कि अच्युत देव राय थे, उनके शासन में ये दौरा किया था, है ना? और फर्नाओ न्यूज़ के अनुसार जो है, बताया गया कि शाही महलों में बड़ी संख्या में महिलाएँ जो हैं एज़ ए डांसर या फिर उसके एज़ ए मतलब कि घरेलू नौकरियों के रूप में या पालकी ढोने के रूप में काम करती थी। इनमें से कुछ जो था ज्योतिषा भी शामिल था, कुछ महिलाएँ लेखाकार भी थी, कुछ न्यायाधीश के रूप में भी थी, कुछ पहरेदार के रूप में भी नियुक्त की गई थी। तो इस तरह देखा जाए कि सारे चीज़ में, चाहे वो कुश्ती हो, ज्योतिषा शास्त्र हो, लेखाकरण हो, भविष्यवाणी हो, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएँ जो हैं, इन सभी क्षेत्रों में निपुण थे। तो इसका जो उत्तर अगर चुनना होगा तो आप डी परफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है? और इसका उल्लेख ये जो पुर्तगाली यात्री था फर्नाओ नूनीज, उन्होंने ये अपने किताब में बताया है उन्होंने कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ जो हैं, वो घरेलू नौकरी वगैरह करते थे, पालकी ढोने का काम करते थे। अन्य जो काम है उसमें वो भागीदारी लेते थे। जैसे कि लेखाकार हो गया, अकाउंटेंट का काम हो गया, न्यायाधीश का काम हो गया, वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 2023 में आया था, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया? कौन-सा नदी? तुंगभद्रा नदी। विशाल बांध किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया। सवाल विजयनगर साम्राज्य की है, ठीक है? तो देवराय प्रथम ने लगभग, अगर देखा जाए तो देवराय प्रथम ने लगभग 1410 में इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था, है ना? विशाल बांध बनवाया था और ये जो तुंगभद्रा नदी से राजधानी तक जो है टोटल 24 किलोमीटर की एक लंबी नहर बनवाया था, ठीक है? यानी जहाँ राजधानी था इनका, वहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने 24 किलोमीटर। तो कह सकते हैं ये सब जो विवरण है, ये पुर्तगाली जो आया था नूनीज, उसके द्वारा इसने दिया गया हुआ है। उसकी कई परियोजनाओं का वर्णन किया गया है और ये बढ़-चढ़ के दिखाया गया है, राज्यों के जो विकास है, उसकी समृद्धि है, बहुत बढ़-चढ़ के दिखाया है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका, वो होगा देवराय प्रथम, यानी कि
ऑप्शन फर्स्ट। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, 2024 में आया है। सवाल है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? है ना, भटकल। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का आंसर आपको पता चल गया होगा और आप बना भी दिए होंगे, ठीक है? क्योंकि सवाल है विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है? तो विजयनगर साम्राज्य में मोहम्मद शाह, यूसुफ आदिल शाह, ये नरसिम्हा, सालू, ये सब तो आएंगे ही नहीं। तो आपको तो ऑप्शन ऐसे ही पता चल गया कि ये सारे शासक तो हैं ही नहीं, ठीक है? तो हो क्या जाएगा, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु राजवंश से संबंधित था और उसने जो है 1509 से 1530 तक शासन किया और वो एक विजयनगर साम्राज्य के महान शासक में गिने जाते थे। तो 1510 में जो पुर्तगाली जो है वो एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा था भारत में और उसने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे एक जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको एक जगह देते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों जो है से उनका जो है विजयनगर साम्राज्य से जो है पुर्तगालियों का मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो इसलिए उसने एक क्या कहते हैं, एक अल्बुकर्क के अनुरोध पर जो है कृष्णदेवराय ने भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दे दिया और इसी किला में पुर्तगाली सैनिक जो है वो यहाँ पर रहते थे। और इसमें जैसे कि कह सकते हैं कि जो कृष्णदेवराय की बहुत बड़ी सफलता इसमें बहुत मिला पुर्तगाली सैनिकों के माध्यम से। एक युद्ध हुआ था बीजापुर के जो इस्माइल आदिल खान है उसके विरुद्ध और कृष्णदेवराय के विरुद्ध। तो ये इसमें जो पुर्तगाली सैनिकों ने बहुत मदद किया था। तो कह सकते हैं कि इनका कहीं न कहीं इनका भी इसमें लाभ था, इसलिए इन्होंने एक किला बनाने की अनुमति दे दी। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृष्णदेवराय। इनके ही समय काल में पुर्तगालियों ने भटकल में किला बनाया था और अनुमति किसने दिया था, कृष्णदेवराय ने। किसके अनुरोध पर, तो अल्बुकर्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अल्बुकर्क के अनुरोध पर जो है इन्होंने जैसे कि भटक को पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति दिया। आप आओ किला बनाओ, अपने सैनिकों को रखो, और संधि भी किया। संधि यही हुआ होगा कि संकट में आप हमको रक्षा करेंगे, और किया भी। बीजापुर के जब इस्माइल खादिल के साथ ही युद्ध हुआ कृष्णदेवराय को, तो उसमें कृष्णदेवराय जीत गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टॉपिक है भक्ति सूफी आंदोलन, है ना। और इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 2 है। तो चलिए आइए देखते हैं 2016 में प्रश्न आया हुआ था। 2016 में जो प्रश्न है पहला, कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। और दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी है, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो आपको पता है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन उद्भव हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है वो बसवाना ने किया था। ये ब्राह्मण थे, है ना। और इनके ही अनुयायी जो है आगे जो है वो लिंगायत यानी लिंग धारण वाले कहलाए। और लिंगायत ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा को विरोध किया था, क्योंकि ये जो है शिव की आराधना करते थे, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है कि तमिल क्षेत्र में जो सितर एकासवादी थे, मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तमिल में जो सितर जो शैव संप्रदाय थे, वो एकाश्रवादी यानी सिद्धांत सुतावादी पंथ को मानते थे और मूर्ति पूजा को बहुत ही निंदा करते थे, कड़वे शब्दों में निंदा करते थे। और ये 16वीं शताब्दी के दौरान ये सबसे अधिक सक्रिय माना जाता था। ऐसा हमारा कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, लेकिन ऐसी परंपराओं से पता चलता है कि वो ऐसा थे। तो हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भक्त से अलग थे, ये ईश्वर को महसूस नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन ऐसा ये चलते आ रहा है परंपराओं से, तो इससे पता चलता है कि हाँ, ऐसा था। ठीक है? और कन्नड़ के क्षेत्र में लिंगायत की हम बात ही की है कि जो लिंगायत हैं, इनका विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएँगे और तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। लिंगायत को लोगों को पुनर्जन्म में भरोसा ही नहीं था, पुनर्जन्म को मानते ही नहीं थे। उनको वो पुनर्जन्म पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, क्योंकि खुद को तो ब्राह्मण करते थे और जो दूषित ब्राह्मणीय अवधारणा था उसको विरोध भी करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका इसमें से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2019 में आया था
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? पहला है संत निर्वाक अकबर के समकालीन थे और दूसरा है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन-सा सही है? ठीक है? निम्बार्क, निम्बार्क कौन था? निम्बार्क एक तेलुगु ब्राह्मण थे। कौन था? तेलुगु ब्राह्मण था, ठीक है? और ये रामानुज के समकालीन माने जाते थे। इन्होंने ज़्यादातर समय जो है उत्तर भारत के मथुरा में इन्होंने बिताया था और ये कृष्ण और राम के प्रति इनका प्रेम जो है पूर्ण भाव से समर्पण था। ठीक है? तो अब सोचो कि ये 11वीं शताब्दी के समकालीन यानी कि जो रामानुज के समकालीन थे निम्बार्क, तो फिर यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे? तो बिल्कुल नहीं। ये जो अकबर का जीवन काल तो यार भाई 1542 से 1605 ईस्वी तक का समय काल था वो रहा और संत निम्बार्क एक ब्राह्मण जो कि तेलुगु ब्राह्मण थे, वो रामानुज के समकालीन थे और वो मथुरा में भगवान कृष्ण और राम के जो है प्रति प्रेम में लीन रहते थे। तो इनका अकबर से क्या मतलब है? तो ये तो ऑप्शन ही पहले ही वो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें, कथन देखें, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। आपको पता है कि जो सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी जो है, ये 1624 में हरियाणा में थे। उनका जो है जन्म हुआ था और जबकि कबीरदास है वो 15वीं सदी के एक बहुत ही मतलब रहस्यवादी कवि थे। भारत के महान संतों में से एक बहुत बड़े संत थे और इन्होंने निर्गुण भक्ति संत के लिए जाने जाते थे। निर्गुण भक्त मतलब कि जिसको मतलब कि क्या बोलते हैं, निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे और इन्होंने निराकार में ही राम, गोविंद, हरि, रघुनाथ को नाम पुकारते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों का समय जो है वो अलग है ना? जो संत कबीर हैं, ये इनका जो समय है वो आपका 15वीं सदी में मिलता है और ये जो शेख अहमद सरहिंदी हैं, ये 1624 में हरियाणा में उस समय आए थे। तो दोनों का समय काल मतलब प्रभावित कहाँ थे? संत कबीर से प्रभावित थे? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभावित थे। ठीक है? क्योंकि संत कबीर पहले आए थे ना और शेख अहमद सरहिंदी से 1624 में आए थे। तो संत कबीर शेख अहमद के सरहिंदी से प्रभावित हो जाएँगे? ये तो सरासर गलत हो गया ऑप्शन। पहले अगर समय के हिसाब से देखें, कालक्रम के हिसाब से देखें, तो पहले संत कबीर 15वीं शताब्दी में आए। इनका नाम बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर जो है संत शेख अहमद जो है सरहिंदी, वो 1624 ईस्वी में 1620 के आस-पास इनका नाम आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से तो कालक्रम ही गलत हो गया। तो इनसे इसे कैसे प्रभावित होगा? ठीक है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी पहला कथन और दूसरा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी कोई सही नहीं है इसमें से। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं और जो नेक्स्ट है मुगल है। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 4 है, ठीक है? और मुगल भी आप देखें तो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई सालों से इससे सवाल भी आ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आइए हम सवाल को देखते हैं। सवाल को पढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप पहला है उपमहाद्वीप में भारत का उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई और तीसरा है इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमुरिदी राजवंश की स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है। बाबर जब भारत आया था, बाबर के शासन से पहले भी पता है आपको भारत में बारूद प्रचलन था और ये जब पुर्तगाली ने जब बीजापुर में जो कि गोवा पर कब्जा किया था, प्रयास किया था, तो उस समय उन्होंने भारतीय तोपों द्वारा बमबारी किए जाने की सूचना था। उस समय बमबारी किया था, जो कि आज हम बीजापुर जिसको हम आज गोवा कहते हैं। वहाँ पर आपको जो है एक बारूद के हथियारों का एक विशाल जो है शस्त्रागार अभी भी मिलता है वहाँ पर साक्ष्य के रूप में। ठीक है? तो कह सकते हैं कि नहीं, बाबर ने नहीं, उस समय मतलब कि सोचो जब पुर्तगाल 1510 में आया था, उस वक़्त ही इस्तेमाल हमारे यहाँ जो है बारूद का उपयोग शुरू हो गया था। तो ये कहना गलत है कि बाबर के जो है वो आने से ही हमारे यहाँ बारूद का उपयोग शुरू हुआ था। ठीक है? बाबर का तो आगमन तो 1400 अति 1526 में हुआ था। लेकिन जो तोपखाने का उपयोग तो वो पुर्तगालियों ने शुरू कर दिया था। 15वीं शताब्दी के सही मध्य से ही शुरू कर दिया था। ठीक है? इसलिए कथन फर्स्ट जो है आपका वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही नहीं है। इस क्षेत्र की स्थापत्य में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई थी, बाबर के आने से। हाँ, बिल्कुल सही है। जब बाबर आया था, तो भारत में एक जो
अलग ही स्थापत्य कला जो है उसकी जो विशेषताएँ जो है वो देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। क्या बोलते हैं? इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। आई थिंक आप लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़े होंगे, तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगा कि जो है जैसे ही भारत में इस्लाम का प्रचार-प्रसार शुरू हो गया, तो उससे जुड़ी हुई जितनी सारी स्थापत्य कला था, उसका धीरे-धीरे विकास जो है वो शुरू हो गया था। और मुसलमानों क्योंकि यहाँ स्थायी रूप से रहने शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने भारत के जो स्थापत्य कला था, भारतीय जो स्थापत्य कला था, उससे ही रूबरू उससे जुड़े हुए चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल भारत के ही तरह होते थे, वो भले विदेशी सोच होती थी, लेकिन जो बनावट होता था वो भारतीय होती थी और इसका जो है ये शुरू भी हो गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, बाबर के आने के बाद जो स्थापत्य कला ये बनना शुरू हो गया था, मेहराब और गुंबद बनाने की प्रक्रिया, ठीक है? तो इस तरह से ऑप्शन ये सही है। ठीक है दोस्तों? तीसरा है कि इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमरुदी जो राजवंश है वो स्थापित हुआ था। ठीक है? ऑप्शन 2 जो कथन 2 है दोस्तों ये सही नहीं है, ये गलत है, सॉरी। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो भारत में जो स्थापत्य कला है, मेहराब और गुंबद की बनाने की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया था कि जब तुर्क यहाँ जब आक्रमण करके भारत में अस्थायी रूप से बसने शुरू हो गए थे, तो ये 7वीं-8वीं शताब्दी में ही जो है, ये शुरू हो गया था। क्योंकि उस समय भारत में जो इस्लाम का प्रचार-प्रसार है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया था। तो जब यहाँ ये अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए थे, तो इन्होंने जो भारतीय स्थापत्य थी उसकी विशेषताएँ के रूप ही उन्होंने इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला जो है वो बड़े तेज़ी से शुरू किए थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, ये 7वीं-8वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और 12वीं-13वीं शताब्दी तक आते-आते ये जो है वो काफ़ी तेज़ी रूप से इसका विकास शुरू हो गया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि बाबर के आने के बाद जो है इसका आपको विकास जो है देखने को मिलता है। जी, बिल्कुल नहीं। ये हमारा जब जो तुर्की राज्य की जब स्थापना हुआ था भारत में, जब तुर्की आक्रमण जब यहाँ आए थे और रहना शुरू हो गया, तो उस समय ही इसका शुरुआत हो चुका था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुआ था। तो आपको पता है कि जो बाबर था वो तैमूर राजवंश का था। तो कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल तैमूर का था तो ये आएगा तो तैमूरी ही तो स्थापना होगा। ठीक है? तो बिल्कुल बाबर का इतिहास तैमूर से जुड़ा हुआ था, है ना? और उसने लोदी वंश को जो इब्राहिम लोदी था उसको पराजित करके भारत में वो तैमूर राजवंश की स्थापना किया। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप देखें तो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए तो क्या हो जाएगा? केवल 3 सही होगा। बाकी हमारे पहले और दूसरे गलत होगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2018 का सवाल है और निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा किया? ठीक है? कौन-सा वो विदेशी यात्री था? फ्रांसवा वर्नियर, जियावेसिस टेवर्नियर, जियाद थेवेनो, एवो बार्थलेमी कारे। ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे और उसमें एक है विदेशी यात्रियों उसका पुस्तक, उसका लेखक, तो ये सब चीज़ दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप कि आप पढ़े होंगे और आपको इस चीज़ का जानकारी होगा। तो उसी में से एक फ्रांसीसी व्यापारी था, जिया वेसिस्ट, है ना? ये जिया वेसिस्ट कौन है? ये एक फ्रांसीसी व्यापारी था, है ना? ये फ्रांसीसी क्या चीज़ का रत्न व्यापारी था? फ्रांसीसी रत्न व्यापारी था और इसके द्वारा ही जो है पता चलता है कि ये खदानों की इसने विस्तृत जानकारी दिया था, है ना? इसने जो है इसे क्या बोलते हैं जो हीरा जो है उसके बारे में जो फ्रांस के राजा हैं उसको इन्होंने बेचा था और उसको सही जानकारी दिया था कि हाँ भारत में जो है हीरे और हीरे के खदान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यानी कि बहुत मतलब कि उसने बताया था कि 3/16 वगैरह कैरेट के हीरा जो है वो उन्होंने प्राप्त किया था भारत से और इसके बारे में उन्होंने अपने राजा को जानकारी भी दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला जो विदेशी यात्री था वो कौन था? ज़ियावेसिस टेवर्नियर जिन्होंने अपने जो राजा है फ्रांस के उनको अपने जानकारी दिया था भारत के हीरो खदान के बारे में। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2019 में आया था प्रश्न, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? पहला, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़ करके अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। और दूसरा है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों को राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। जो भी बंदा अच्छे से पढ़ाई किया होगा मुगल के बारे में, तो इसका आंसर बिल्कुल वो दे सकते हैं। सबसे पहले कि जो मुगल काल में जो न्यायिक प्रणाली का प्रमुख जो होता था, वो उसका बादशाह होता था।
ठीक है? वही राज्य के सर्वोपरि थे और किसी प्रकार के कोई भी चीज़ होगा उसके लिए उत्तरदायी वही थे, ठीक है? और काजी होते थे इसके दूसरे प्रमुख अधिकारी। तो जो राज की न्यायिक प्रणाली में काजी का अधिक महत्वपूर्ण भूमिका था। वो अदालत भी लगाता था, न्याय भी देता था। जबकि जो जागीरदार था, वे मनसबदार थे, जिन्हें सैन्य सेवा के बदले जो है वो भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जागीरदार क्या थे? वे तो मनसबदार थे और उनको सैन्य सेवा यानी कि अगर कोई भी जागीरदार अगर किसी सेना का सेवा ले रहा है, तो बदले में जागीर भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था उनको कि लो भाई तुम भूमि, क्योंकि पैसे उस समय नहीं मिलते थे। उस समय जब अधिकांश देखें जो राजा था, उनको भूमि के रूप में वेतन ही दिया जाता था। ठीक है? जागीरदार कौन होता था? जागीरदार जो है वो मनसबदार थे, यानी कि वो जो राजा होते थे, उनकी वो सेवा में लगे रहते सैनिक रूप में और उनको वो भूमि के रूप में वेतन दिया जाता, वेतन के रूप में भूमि दिया जाता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल कथन सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा बात करें, जमींदार, जागीरदारों के लिए किए गए भूमि आवंटन वंशगुणात होते थे और जमींदारों के ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आप देखें तो जागीर प्रणाली की मतलब एक विशेषता था कि अ, एक जागीर दूसरे जागीर से में स्थानांतरित किया जाना था और ये जो है प्रणाली जो है, वो जागीरदारों को स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों को जमाने से रोकता था। तो इस प्रकार देखें तो जागीर जो है वो क्या बोलते हैं, हस्तांतर तो होता था, ट्रांसफ़र तो होता था, जब्त भी किया जा सकता था। और दूसरी ओर देखें जमींदार जो था, वो अंशुनागत था, वंशानुगत था वो। जमींदार लगभग पूरे मुगल साम्राज्य में मौजूद थे, ठीक है? और वो पूरे भारत जो मुगल साम्राज्य में भारत भर में जितने भी कृषि होता था, वो उसको ध्यान रखते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये गलत है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जमींदार जो है राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे, लेकिन गलत है, वंशानुगत थे। जमींदार जो है अगर वो जमींदार है तो उसका आने वाला जो पुत्र होगा वो भी जमींदार होगा। लेकिन जागीरदारों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन 2 जो है ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका कि नहीं तो 1 सही है, नहीं तो 2 सही है, यानी कि डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगर आप भारतीय इतिहास के जो मध्यकालीन भारत है, अगर आप पुराने एनसीईआरटी सतीश चंद्र के पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पर डायरेक्टली मिल जाता है। चलिए आइए देखते हैं 2021 का सवाल है, सवाल नंबर 4 है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? ठीक है? सबसे पहले ऑप्शन है पारगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना, ये सब सवाल बहुत आते रहते हैं, ठीक है? ठीक है ना? और ये जो तरीका था, ये शेरशाह का तरीका था। बाद में फिर अकबर ने भी अपने साम्राज्य में इसको जो है, वो प्रशासनिक इकाई जब संगठित किया था, तो इसका इन्होंने इस्तेमाल किया था। जैसे गाँव को समूह को हम क्या बोलते हैं? परगना बोलते हैं। एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, जो गाँव होता है, गाँव के समूह को क्या बोलता है? परगना, ठीक है? फिर आप जो फिर हो गया सरकार, गाँव हो गया जिसमें परगना हो गया, फिर क्या होंगे? सरकार हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है? अंत में सूबा संगठित किया गया था, यानी कि सूबा। पहले गाँव, फिर सरकार, फिर सूबा। सही क्रम तो यही है ना? तो सही क्रम में क्या देखेंगे? परगना, सरकार, सूबा। तो आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरकार नहीं, पहले क्या हो गया? परगना, सरकार, सूबा। परगना, सरकार, सूबा यानी कि ऑप्शन ए। परगना मतलब कि जो गाँव के समूह होता था, फिर जब सरकार होंगे अंत में सूबा संगठित किया गया था। ये सारे जो है एक स्थानीय रूप से ये सब मौजूद था, एक संगठन था, इकाई था, प्रशासनिक इकाई था, ठीक है? ये शेरशाह का तरीका था, बाद में अकबर ने भी इसको फ़ॉलो किया था, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप मनसबदारी व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, जागीरदारी व्यवस्था, ये सब चीज़ को अगर आप चलें डिफेंस लाइसेंस के रूप में देखें तो बहुत सारा है। तो थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको पूरे मुगल प्रशासन का जो विवरण है वो बता सकता। और आपको होमवर्क है कि आप जो मुगल प्रशासन का विवरण है उसको एक जगह इकट्ठा कीजिए और उसमें जो-जो सारी चीज़ें प्रांतीय प्रशासन में क्या-क्या था जैसे सूबेदार, दीवान, बख्शी, दीवाने, दरोगा या डाक वगैरह, स्थानीय प्रशासन में फौजदार, थानेदार वगैरह और मनसबदारी व्यवस्था में जो मनसबदारों को 3 तरह की जो श्रेणियाँ बनाया गया था वो सारी चीज़ जो है और जागीरदारी व्यवस्था जो कि अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ आपको इसका जो है तालिका बना के आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द हैं और उससे कुछ प्रश्न भी आए हैं। टोटल 6 प्रश्न आए हैं, प्रश्नों की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है एरीपत्ती,
इसका विवरण भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए किया जाता था, उसको एरीपत्ती बोलते थे। तनयूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान देने के लिए किया गया ग्राम। और घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियां में दी गई सूचना सही है? ठीक है, कौन सा सही है? सबसे पहले एरीपत्ती। एरीपत्ती क्या था? ठीक है, एरीपत्ती जो है ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में जो है वो भूमि की मतलब भूमि के ज्ञात भूमि की एक विशेष श्रेणी था। यानी कि जो भूमि व्यक्तियों द्वारा दान किया जाता था और जिससे राजस्व मतलब कि प्राप्त होता था और गाँव के जलाशयों के रख-रखाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से कहा जाए कि जिसने मिलने वाला राजस्व अलग-अलग ग्राम जलाशयों के रख-रखाव के लिए किया जाता था उसको क्या बोलते थे? एरीपत्ती। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा है तन्यूर। तन्यूर क्या है? अगर तन्यूर की बात करें तो तन्यूर जो है हमारा चोल प्रशासनिक प्रभाग मतलब उसके अंतर्गत एक बड़ा गाँव होता था। ठीक है? तो उसको बोलते थे। और जो है वो क्या बोलते हैं ये मतलब कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र इकाई था। ठीक है? और मतलब कृषि वगैरह जो है इसके साथ जो है तन्यूर के साथ जो है वो विलय कर दिया गया था। कभी-कभी जो है तन्यूर मतलब हो गया उसके अंदर मंदिर के अधीन भी रखा जाता था। तन्यूर को कभी-कभी मंदिर के अधीन भी रखा जाता था। ठीक है? और ऐसा आपको जो ये मतलब कह सकते हैं कि ये प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता था और उसके लिए उत्तरदायी भी होता था। है ना? तो इसलिए देखा जाए तो आपका जो 2 ऑप्शन है वो सही नहीं है। ये एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह जो दान नहीं, अकेले नहीं। ये जो तन्यूर था ये एक मतलब इसके अंतर्गत एक बड़ा गाँव आता था। है ना? तो इस तरह से कहें तो ये अकेले नहीं था। ये था एक बहुत बड़े गाँव। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। घटिका की बात करें तो प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। हाँ, बिल्कुल सही है। घटिका और मठ जैसी जो शैक्षणिक संस्थाएँ थीं, उसकी जो भूमि अनुदान और उधार दिन दिए जाते थे और ये आपको पल्लव साम्राज्य में जो है मठ में जो है शिक्षा जो है वो आवासीय विद्यालय में शुरू हुआ था। ठीक है? और आपको बाद में फिर जो है संगम साहित्य है उसमें इस चीज़ का जो है संदर्भ जो है मिलता भी है। तो कह सकते हैं कि घटिका यानी मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो दी गई सूचना को सम्मिलित कीजिए कौन-सा पंक्ति सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि पहला और तीसरा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2016 में आया था, ठीक है? मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द है अरघट्टा। किसे निरूपित करता है? अरघट्टा। ये बहुत ही मतलब फेमस वर्ड था उस टाइम अगर आप मध्यकालीन भारत पढ़े होंगे अरघट्टा के बारे में तो, है ना? अर्घ और घट्टा 2 शब्दों का मिश्रण है यहाँ पर। अर्घ का मतलब होता है छड़ और घट्टा का मतलब होता है बर्तन, है ना? यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है छड़ और बर्तन की मतलब एक कह सकते हैं ना कि हाँ, उसका एक मिश्रण है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये क्या है? किसे निरूपित करता है? बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। तो देखा जाए तो ये हम बताया पहले कि जो अरघट्टा है, ये अर और घटा शब्द से मिश्रण से हुआ है। जहाँ पर अर का अर्थ होता है छड़ और घटा का अर्थ होता है बर्तन। तो इस बात का पुष्टि होता है कि खुले कुआँ से जल निकालने की ये व्यवस्था संभव होता था। है ना? और भारत में तो ये बिल्कुल ही अतीत में ही निर्माण हुआ था। तो अरघट्टा जो है, इसका प्रयोग हमने देखा था कि मध्ययुग कालीन में ही दक्षिण भारत में शुरू हो गया था। और बाकी आपको तो शिलालेख में भी इसका जो उल्लेख मिलता है कि नदी और तालाबों से जो है वो इसमें जल निकालने का यूज़ किया जाता था। ठीक है? इसके बाद फिर 890 के आस-पास देखा जाए तो जो अ, एक था ये हरियर तालुक उसमें इसको वर्णित किया गया है ना? फिर बाद में देखा जाए तो गाँव में फिर नदी, जलाशय वगैरह जो है उसका निर्माण किया गया, बड़े-बड़े चैनलों का निर्माण किया गया, है ना? तो इससे दिखता है कि जो जलाशय है उसके निर्माण में बहुत तेज़ी आया था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको अरघट्टा भी बोला जाता था। ठीक है? तो इस तरह से ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा इसका? सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2016 में आया हुआ था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ठीक है? कृषक, योद्धा, बुनकर, व्यापारी। ठीक है? जो बंजारे अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो शहर था उसमें बाज़ारों में अनाज के परिवहन के लिए बंजारे का उपयोग करता था। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा? जो अनाज के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, ठीक है ना? उसको हम बंजारे बोलते थे। मतलब कि व्यापारी, कई तरह के व्यापारी थे और उसमें से बंजारे भी था।
और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारी था वो खानाबदोश थे। इनको टंडा भी कहा जाता था। और जागीर जो है अपने जो उसने लेख है उसमें लिखा है कि बंजारे अलग-अलग इलाकों में अपने बैलों पर अनाज लाद करके ले जाते थे और शहरों में बेचते थे। और जब लड़ाई होता था तो सैनिकों के लिए खाना भी ले जाते थे। है कि नहीं? इनके पास बैलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी, काफ़ी संख्या में होता था। तो इस तरह से देखा जाए तो मध्यकाल में बंजारों का मतलब होता था वो व्यापारी, ठीक है? वो व्यापारी जो कि है ना, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे, बैलों के माध्यम से, बैलों पे लाद करके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2020 में आया हुआ है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन-सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषा बताता है? पहला है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन लेखा-जोखा अंकित करने वाले वही, विनिमय पत्र, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश, ठीक है? तो भारत में जो है साख पत्रों का प्रचलन जो है वो प्राचीन काल से ही रहा है। ऐसे तो इसको हुंडी भी कहा जाता है कि नहीं? मध्यकाल के दौरान देखें तो वस्तुओं की जो आवाजाही के लिए वित्तीय प्रणाली के रूप में इसको तो बेहतर व्यवस्था बनाया गया था। जिससे एक जगह से देश के एक जगह से दूसरे जगह भाग में आसानी से ट्रांसफ़र भी हो गया था। तो कह सकते हैं कि ये जो है हुंडी के माध्यम से किया जाता था। यानी हुंडी एक प्रकार का क्या था? ऋण पत्र था। ऋण पत्र का मतलब कि अगर आपके पास हुंडी है तो आप ये इसको ले जाओ कहीं, इससे आपको उसका भुगतान मिल जाएँगे, एक निश्चित समय के बाद। तो हुंडी में और हुंडी को बीमा भी होता था, उसमें बीमा भी शामिल होते थे। जब वस्तु मूल्य के आधार पर उसको अलग-अलग दरों पर लिया जाता था। जो सराफा के व्यापार होते थे, वहाँ पर भी हुंडियों का इसका प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल एक बैंक के रूप में कार्य करते थे। और ये जो है एक कोने से दूसरे कोने, भारत के एक भाग से दूसरे भाग तक जो है, वो कई एजेंसियों को जोड़ने का भी काम करता था। हमारा जो है पड़ोसियों के साथ व्यापार बेहतर बनाने में इसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा सहयोग है। हुंडी जो है मतलब कि उस समय भारतीय भाषा में लिखा जाता था और कई प्रकार के होते थे। हमारे यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की हुंडियों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सहयोग हुंडी, इसमें एक व्यापार और जो अगर कोई सामान ले रहा है तो दूसरे व्यापार को जिसको देना हो उसका नाम वगैरह इस पर लिखा होता था। फिर दर्शनी हुंडी होता था, इसमें होता था कि एकदम करंट अकाउंट की तरह होता था, मतलब तुरंत ही इसमें पैसा देना है ना? और जो एक था मूर्ति हुंडी, इसमें एक चेक अकाउंट की तरह होता था। इसमें नियम तय किया जाता था कि 3 महीने 4 महीने के अंदर आपको पैसा जो देना है, विपत करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन होगा कि ये क्या था? विनिमय पत्र था, एक्सचेंज लेटर, जिसे आप क्या कर सकते थे, है ना? लेन-देन करते थे। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2022 में आया हुआ है। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्देशित करता है? फनम, पहनावा, सिक्के, आभूषण, हथियार, ठीक है? तो ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारा फन था, है ना? फन की बात करें तो फनम दक्षिण भारत में 9वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में उपयोग किए जाने वाला एक छोटा-सा सिक्का था, ठीक है? और ये सोने के छोटे सिक्के जो है वो बहुत ही कम वज़न के थे, बहुत ही छोटा होता था। तो एक तरह से कहा है तो ये क्या है? सिक्के था। सिक्के के बहुत सारे नाम थे जैसे कि अन्ना, अगर आप देखें सिक्के का मध्यकालीन इतिहास में अगर इसके नाम के बारे में देखो आप, तो सिक्के का बहुत सारा नाम था, ठीक है? जैसे कि अन्ना, अगर अन्ना बोला जाए कि अन्ना जो है ये किसे निर्देशित करता है तो सिक्का था। कैश, कैश हो गया, डिंगले, डिंगलो, है ना? डोकडो और बहुत सारे हैं, डव, फनम, है ना? फनम, फारूकी, है ना? फिर उसके बाद हो गया करशापन, उसके बाद हो गया मोहर, बहुत सारे सिक्के के आपका जो लोकप्रिय नाम था। फिर नया पैसा, है ना? पीस, पाई, रुपया, फिर बाद में टक्का, टक्का से भी बोला जाता था, अभी आजकल भी टक्का बोला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो ये फनम जो है किसको निर्देशित करता था? सिक्के को, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2022 में आया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कुल्लाह धारण कहलाता था? कुल्लाह धारण, ठीक है? तो आपको पता है कि जो कुल्लाह है, धारण जो है वो कहलाते थे, यानी जो सैद वंश था उसको दावा था कि वे पैगंबर मोहम्मद की जो बेटी फातिमा है उसके वंश से, है ना? क्योंकि सैयद जो है वो कुल्लाह नामक एक टोपी पहनते थे
और वो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है वो खुद को कुलाह दारान के नाम से भी जाने जाते थे। क्योंकि वो कहते थे कि हम मोहम्मद जो पैगम्बर मोहम्मद है उसकी बेटी फ़ातिमा के वंशज हैं। इसलिए उनका जो है मुस्लिम समाज में विशेष सम्मान प्राप्त है। यहाँ तक कि जो तैमूर जो था वो भारत में जब आक्रमण किया था तो सैयदों को संरक्षण भी दिया था। भले उसका जो नीति है जननसहार था लेकिन फिर भी उसने सैयदों को संरक्षण दिया था। क्योंकि सैयद खुद को तो मानते थे कि हम मोहम्मद जो पैगम्बर मोहम्मद है उनकी बेटी फ़ातिमा का वंशज है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल्हा धारण कहलाते थे, कौन कहलाते थे? तो सैयद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये आखिरी 2 सवाल हैं और ये विविध है, मिसलेनियस है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या देखें तो 2 आया हुआ है। चलिए 2015 में सवाल आया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य, चंपक, वर्तमान क्षेत्र मध्य भारत, चंपक मध्य भारत में है। दुर्गर जम्मू, कुलुत मलाबार, इसमें से कौन सा जो है वो सही है? ठीक है। तो चंपक जो है, हम चंपक की बात करें तो इस तरह से देखा जाए तो चंपक यानी कि अगर आप देखें चंपक, दुर्गर और कुलित, तो अगर बात करें तो हमारा जो है 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास जो है भारत में हिमालय वाले जो क्षेत्र है उसमें छोटे-छोटे राज्य जो है स्थापित हुए थे। पहाड़ी राज्य खास करके, और जिन्होंने बहुत अपने लंबे समय तक खुद का पहचान बनाए रखा था। उसमें से कुछ जो क्षेत्र थे जैसे कि चंपक, जो कि चंबा, ये मध्य भारत में नहीं है क्योंकि हिमालय क्षेत्र तो है नहीं। चंबा जो कि, और दुर्गरा जो कि जम्मू, ये बिल्कुल सही है। और कुलुत, कुलुत जो कि कुल्लू, कुल्लू मनाली बोलते हैं ना, हिमाचल प्रदेश, तो ये मलाबार नहीं है। ये सारे के सारे जो है ये हिमालय के आस-पास वाले क्षेत्र हैं, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे और फिर ये राज्य जो है इनका उदय हुआ 9वीं शताब्दी में। ये अपने-अपने क्षेत्र में आ गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन होगा वो केवल 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट सवाल है। ठीक है। 2015 में आया था। ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सामंती व्यवस्था का एक अनिवार्य तथ्य है? पहला है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है भूमि के नियंत्रण के साथ तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दायित्व संबंध बनाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल का आंसर मिल गया होगा। ठीक है। पहला है जो कि एक अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा कह सकते हैं कि स्थानीय राजनीतिक सत्ता। जैसा कि आपको पता है कि भारत में सामंती व्यवस्था जो है उसकी विशेषता नहीं थी, क्योंकि स्थानीय और प्रांतीय सत्ताओं में प्रायः जो है क्या होती थी, वो स्वायत्तता पाई जाती थी। वो खुद को अपने शासन मानते थे। कुछ जो राजवंश थे उनके पास जो है केंद्रीकृत अधिकार था और कुछ के पास जो है वो स्थानीय शासकों और जो क्षेत्रीय जो कि खुद को स्वायत्तता को प्रभाव को बनाए रखते थे, है ना? और स्थानीय सरदार और जमींदार जो है आपस में एक प्राय खुद एक-दूसरे के शक्ति हुआ करते थे। तो सामंती व्यवस्था जो है वो उसकी कोई विशेषता हमारे यहाँ थी नहीं, तो सामंती ऐसा कुछ था नहीं। तो कह सकते हैं कि ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। तो बच गया आपका 2 भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता है कि ये जो उदय है वास्तव में सामंतवत की एक प्रमुख विशेषता है। भारत में भूमि का जो स्वामित्व के साथ जो हुआ था और उसके जो अधिकार है इसके गहन संबंध है। अगर आर्थिक स्थिरता हो और राजनीतिक सत्ता दोनों के लिए क्या होना चाहिए? भूमि पर नियंत्रण होना चाहिए या फिर उसका मालिकाना हक होना चाहिए। इसीलिए देखा जाए तो समय-समय पर भूमि अनुदान प्रणाली विशेष रूप से मध्यकाल के दौरान जो है वो सामंतों ने दर्शाया था, सामंतों ने लाया था। और सामंत जो थे वो जहाँ वो सैन्य सेवा वगैरह के बदले भूमि देना भी शुरू हुए थे। उनकी वफ़ादारी की वजह से उनको दिया जाता था, क्योंकि उनको भूमि का महत्व समझ में आ गया था। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी-दास का संबंध, हाँ, बिल्कुल। बाद में जो है सामंत और उसके जो अधिपति है उसके बीच दास संबंध बन गया था। है ना? यानी कि कह सकते हैं कि दास्यता में ही जो है संस्था वो नीत हो चुकी थी, पूरी तरह से। ठीक है? तो इस तरह से ऑप्शन 3 भी सही है। तो अगर देखा जाए तो 2 और 3 यानी कि बी। दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है? तो चलिए, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।